नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आखिर कब तक। आज नीरज बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज उसे अपनी पत्नी कोमल की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। दरअसल बात कुछ समय पहले की थी, जब नीरज के दादाजी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। तब नीरज अपनी दादी को अपने साथ रहने के लिए गांव से शहर ले आया था। लेकिन उसकी पत्नी कोमल नीरज की दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और न ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। उसे तो वह गांव की गंवार लगती थी, लेकिन नीरज अपनी दादी पर जान छिड़कता था, क्योंकि जब नीरज छोटा था तब उसके माता पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तब से लेकर आज तक नीरज की दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आज नीरज सुबह जल्दी दुकान चला गया था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि वह अपना मोबाइल तो घर पर ही भूल गया है। इसलिए थोड़ी देर बाद मोबाइल लेने के लिए घर वापस लौट आया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो यह कड़कड़ाती हुई आवाज उसकी पत्नी कोमल की थी। कोमल रोबदार आवाज में अपनी दादी को कह रही थी, ए बुढ़िया, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ला। और बाकी का काम किया या नहीं? तभी गोमती जी अपनी झुकी हुई कमर पर हाथ रखते हुए बोलती है, बहू, रसोई का काम तो मैं निपटा चुकी हूँ, लेकिन आज झाड़ू पोछा मुझसे नहीं किया जाएगा। आज मेरी कमर में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। तभी बहू कहती है, कोई काम तो तुझसे ढंग से किया जाता है नहीं। हम लोगों का ही दिमाग खराब है, जो तुझे अपने घर में भी रख रहे हैं और तेरी दवाइयों का भी खर्चा उठा रहे हैं, और तुमसे घर का थोड़ा सा भी काम नहीं किया जाता। अगर इतनी ही परेशानी है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। कोमल बहू की बातों का जवाब देना गोमती जी ने सही न समझा और चुपचाप आंखों में आंसू लिए रसोई की तरफ चली गई। तभी अपने कमरे में जाते जाते कोमल ने आवाज लगाई। कमरे से कोमल गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, खाना बना या नहीं, या फिर से अपनी कमर दर्द का बहाना लेकर बैठ गई हैं। ऐसा कहते हुए रसोई की तरफ कोमल बढ़ी, लेकिन सामने अपने पति नीरज को देखते ही कोमल के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। आज से करीबन 4 साल पहले की बात है, जब गोमती जी और राधे जी अपने पोते नीरज की शादी कोमल से करके उसे अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। उस समय तो गोमती जी और राधे जी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि बहू के आने से अब घर में रौनक हो जाएगी। अब उनका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन उनकी यह सोच ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। यह खुशी ज्यादा दिनों तक न रही, क्योंकि उनकी बहू में बहू जैसे तो कोई लक्षण ही नहीं थे। वह तो अपने घमंड में ही रहती थी, क्योंकि वह अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी थी। छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी कोमल को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपने पति नीरज में ही अपना पूरा परिवार नजर आता था। घर का काम करने में उसका मन नहीं लगता था। दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या फिर किटी पार्टियों में जाना, बस यही उसके शौक थे। गोमती जी और राधे जी को बहू का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद न था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहना उचित न समझा। यह सोचकर कि अभी कोमल बच्ची है, अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा। लेकिन यदि नीरज उसे समझाने लगता तो वह उससे लड़ने को भी तैयार हो जाती। इसलिए घर का माहौल भी बिल्कुल खराब हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और इस तरह उनकी शादी को कई महीने बीत चुके थे। एक दिन रात के 11 बज रहे थे, लेकिन कोमल अभी तक घर नहीं लौटी थी। राधे जी और गोमती जी परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे, बार बार कभी घड़ी की तरफ निहारते तो कभी दरवाजे की तरफ। पर कोमल का कोई भी अता पता न था और न ही कोमल का फोन आया था। तभी राधे जी ने अपने पोते नीरज को आवाज लगाई और बोले, बेटा, जरा बहू को फोन लगाकर देखो, अभी तक आई क्यों नहीं। तभी नीरज बोला, बाबूजी, कितनी बार उसे फोन कर चुका हूँ, लेकिन वह है कि फोन उठाती ही नहीं। अभी यह बातें चल ही रही थी कि गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। देखा तो कोमल कार से उतर रही थी और जैसे ही घर के अंदर आई
तभी गोमती जी बोली, बहू, रात को देर तक बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं। अच्छे घरों की बहुओं को यह सब शोभा नहीं देता। आप मेरी जिंदगी में दखल न दें तो अच्छा रहेगा। अपना भला बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ। यह सब मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल ने मुंह बनाते हुए कहा। गोमती जी और राधे जी बहू का यह व्यवहार देखकर हैरान रह गए। पत्नी की यह बात सुनकर नीरज बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? फिर क्या था, उस रात कोमल ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उसकी आवाज आस पड़ोस के सभी लोग सुन रहे थे और उस दिन के बाद से उसने इस घर में न रहने की जिद पकड़ ली। आए दिन अपने पति नीरज से केवल एक ही शिकायत करती कि मुझे इस छोटे से घर में रहना पसंद नहीं है। यह घर मुझे पसंद नहीं। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं। यह कहते हुए कोमल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कोमल की इन हरकतों से सभी घर वाले बहुत परेशान थे। धीरे धीरे उनका बर्ताव और खराब होता गया। वह आए दिन घर में कोई ना कोई बहाना बनाकर बखेड़ा खड़ा कर देती थी, पर नीरज कोमल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब नीरज की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन शाम को नीरज घर लौटा तो मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आया और बोला, दादाजी, दादी जी, आप लोग कहाँ हैं? जब अंदर आया तो अपनी दादी माँ के मुंह में मिठाई डालते हुए बोला, दादी माँ, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज मैंने बहुत बड़ा मकान खरीद लिया है। अब हम इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे। अब हम उस घर में एक साथ रहेंगे। कोमल को भी कोई शिकायत नहीं होगी। आज नीरज को जितनी खुशी हो रही थी उससे कहीं ज्यादा खुशी गोमती जी और राधे जी को थी कि उनके पोते ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद लिया है। और यह बात सुनकर कोमल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। गोमती जी और राधे जी भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए, भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर चले गए। आखिर इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए और हो भी क्या सकती थी। लेकिन कोमल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। नीरज हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि इतने में कोमल कहती है, अपने नए घर में ज्यादा सामान लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना जरूरत का होगा उतना ही लेकर जाएंगे। वैसे दादी माँ और दादाजी तो इसी घर में रहेंगे। जब जिस चीज की जरूरत होगी हम यहाँ से ले जाया करेंगे। पत्नी की यह बात सुनकर नीरज की हैरानी का ठिकाना न रहा। नीरज बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी दादी माँ और दादाजी यहाँ क्यों रहेंगे? और यह बड़ा घर मैंने उनके लिए ही खरीदा है। और वैसे भी मैं उनका इकलौता पोता हूँ और मेरे अलावा इस दुनिया में इनका कोई नहीं है, इसलिए मैं इनसे अलग नहीं रह सकता। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि वे दोनों यह घर छोड़कर अपने पोते के घर जाना चाहेंगे। और यदि आपको कोई परेशानी है तो आप उन्हें भी नए घर में ले चलो, लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं उनकी सेवा करूंगी। कोमल ने इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी तो नीरज उसे हैरानी से देखता ही रह गया। तब तक उधर गोमती जी और राधे जी भी मंदिर से वापस लौट चुके थे। पोता और बहू के बीच की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। तभी राधे जी अंदर आए और बोले, बेटा, तुम दोनों नए घर में रहने के लिए जा सकते हो। हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ इस अपने पुराने घर में ही रह लेंगे। फिर बहू की ओर देखते हुए बोले, कोमल बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं नीरज को अपने आप समझा दूंगा। नीरज ने उसी समय रोते हुए अपने दादाजी के पैर पकड़ लिए और बोला, दादाजी, आपने तो अपनी बात कह दी और कोमल ने भी अपनी बात कह दी, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूंगा? अपने पोते को रोता देखकर राधे जी और गोमती जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी गोमती जी ने उसे उठाया और अपने गले से लगाते हुए बोली, देखो बेटा नीरज, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। हम दोनों नहीं चाहते कि किसी कारण तुम दोनों के रिश्ते में खटास आए। तू हमारी बातों को समझ बेटा, हम तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दादी माँ, दिल छोटा मत करो बेटा, हम लोग एक शहर में तो हैं, जब मन करे मिलने आ जाना। लेकिन दिन में एक बार फोन करके अपनी आवाज़ ज़रूर सुना देना। तेरे बूढ़े दादा दादी उसी से खुश हो जाएंगे। लेकिन नीरज नहीं माना। नहीं दादाजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
तभी कोमल बेशर्मी से बोली, तुम्हें तो बस अपने दादा दादी की फिक्र है। मेरी इच्छा तो तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। इतना तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने पोता बहू की खुशी में ही अपनी खुशी देखें। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब मैं तुम्हारे गवार दादा दादी को और नहीं झेल सकती। इतनी बात सुनाते ही नीरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह कोमल पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी राधे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा, हमारी विनती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे कारण तुम अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग हंसी खुशी से रहो। तुम्हारा रिश्ता खराब होते हुए देखकर तो हमें भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए राधे जी ने अपने पोते को अपने सीने से लगा लिया। नीरज और उसके दादा और दादी तीनों की आंखों में आंसू थे। वहीं कोमल यह सोचकर खुश थी कि आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो गई। बस फिर क्या था। लगभग एक हफ्ते बाद नीरज और कोमल नए घर में शिफ्ट हो गए। अपने नए घर में आकर कोमल बहुत खुश थी, लेकिन नीरज अलग रहते हुए भी अपनी दादा का खूब ख्याल रखता था। हर रोज फोन करके अपने दादा और दादी से बात करता, उनका हाल चाल पूछता और हर सप्ताह उनकी जरूरत का सामान लेकर आ जाता और अपनी दादी और दादा के साथ कुछ समय बिताता। इसके दादा को कभी कोई भी काम होता तो उसी समय हाजिर हो जाता। राधे जी को हार्ट की बीमारी थी, इसलिए उसे हर हफ्ते डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए ले जाया करता था। कभी कभी दिल करता तो अपनी दादी के हाथों का खाना खाने भी अचानक पहुंच जाता और पूरा दिन अपने दादा और दादी के साथ बिताता। जिस दिन पोता उनके पास होता, उस दिन तो गोमती जी और राधे जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता। वह दिन तो उन्हें किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। एक दिन जब राधे जी बाजार से घर लौटे तो गोमती जी रसोई में खाना बना रही थी। अरे गोमती, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है, क्या क्या बनाया है? राधे जी ने कहा, जरा हम भी तो देखें। रसोई में जाकर खाना बनाते हुए गोमती जी से राधे जी बोले और रसोई घर में बने तरह तरह के पकवान देखने लगे। वाह, क्या बात है गोमती, इतना कुछ पका रखा है जैसे आज कोई त्योहार हो। लेकिन खाने वाले तो हम दो ही हैं। और यह देखो, मशरूम की सब्जी, गाजर का हलवा, साथ में मनपसंद कचौड़ी और रसमलाई भी बनाई है। लेकिन ये तो बताओ, आज हम पर इतनी मेहरबानी कैसे हो रही है? राधे जी की बात सुनकर गोमती जी मुस्कुराने लगी और फिर बनावटी अंदाज में बोली, अरे आप भी ना हमेशा भूल जाते हैं कि मेरे लिए त्योहार से भी ज्यादा मायने कौन सा दिन रखता है। दरअसल कल नीरज का फोन आया था और बता रहा था कि वह आज हम लोगों से मिलने आने वाला है। इसलिए सोचा कि उसकी पसंद की सब्जियों के साथ साथ कचौड़ी और रसमलाई भी बना लूं। क्या कहती हो, उसे पसंद है ना मेरे हाथ के बने यह पकवान? पोते का नाम सुनते ही राधे जी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी गोमती जी बोली, जरा खाकर तो बताइए कि कैसी बनी है कचौड़ी। गोमती जी ने जैसे ही कचौड़ी की प्लेट राधे जी की तरफ की तो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए राधे जी ने उसमें से एक कचौड़ी उठाई और उदास होते हुए रसोई घर के दरवाजे से सटक कर खड़े हो गए। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर अचानक दुख के भाव आ गए थे, शरीर में जैसे जान ही न हो। गोमती जी के चेहरे की तरफ देखते हुए भावुक होते हुए बोले, गोमती, एक बात तो बताओ, शादी के बाद बच्चे माँ बाप से दूर क्यों चले जाते हैं? क्या उनके जीवन में माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती? ऐसा कहते हुए आंगन में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए और पास में रखा अखबार उठाकर पढ़ने का दिखावा करने लगे। गोमती जी उनके दिल का हाल जानती थी। अपने पति का मूड ठीक करने के लिए उन्होंने उनकी मनपसंद का बादाम वाला दूध बनाया और गर्मा गर्म दूध गिलास में डालकर ले आई और वहीं पास में रखे स्टूल पर रख दिया। फिर साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछती हुई राधा जी के पास दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन राधे जी ने अखबार पढ़ना जारी रखा तो गोमती जी ने उनके हाथ से अखबार लेकर एक तरफ रख दिया। फिर बोली, मैं जानती हूँ कि आप अखबार नहीं पढ़ रही हैं,
देखिए, अब तो अखबार के पन्ने आपके आंसू से भीग चुके हैं। ऐसा कहते हुए गोमती जी ने राधे जी के आंसू पोंछे और फिर कहने लगी, आप भी हद करते हैं। आपने खुद ही अपने पोते से कहा था अलग मकान में रहने के लिए, जबकि वह तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और उस समय जब मैं उदास हो गई थी तब तो आप मुझसे कहते थे कि मैं बिना मतलब ही उदास हो रही हूँ, बिना मतलब के पोते के लिए रोती रहती हूँ। कुछ ही दूरी पर तो पोते का मकान है, जब दिल करेगा उससे मिल लेंगे। तब तो आप मुझे तसल्ली दिया करते थे, लेकिन आज आप ही अपना धीरज खो रही हैं। तभी राधे जी रोते हुए बोले, तो क्या करता गोमती, अगर उसे अलग करने के लिए न कहता तो तुम्हारी बहू हमारे साथ साथ उसका भी जीना दुश्वार कर देती। जब से शादी करके आई है तब से हमारा यह घर उसे छोटा लगता है। न तो हम लोग उसे उसके स्टैंडर्ड के लगते हैं और न ही यह घर। आए दिन झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था और हम लोग तो उसकी आंखों में जैसे खटकते रहते हैं। अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या मैं पोते को यह कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और रहो हमारे साथ। पति की बातें सुनकर गोमती जी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन फिर तुरंत अपने आंसू पोंछती हुई वह रसोई घर में चली गई। रसोई में जाकर देखा तो कढ़ाई में सब्जी जलने लगी थी। जल्दी से सब्जी की कढ़ाई उतारने के चक्कर में गरम गरम कढ़ाई को पकड़ लिया, जिससे कि उनकी उंगली जलने लगी। लेकिन वह उन्हें इतना दर्द नहीं दे रही थी जितना दर्द उन्हें वक्त ने दिया था। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे भाग्यवान, आओ तो जरा, देखो हमारा पोता आ गया की आवाज सुनकर गोमती जी जल्दी से बाहर आई तो सामने उनका पोता नीरज खड़ा था। उसे देखते ही उसके गले लग गए। दोनों पति पत्नी का दुख जैसे ही कहीं गायब सा हो गया था। अपने पोते को देखकर उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई थी और सारे दुख खुशी में बदल गए। वैसे तो पोते से मिलने के बाद गोमती जी और राधे जी के कुछ दिन बड़ी खुशी से गुजरते रहे, लेकिन आज जब नीरज अपने घर वापस चला गया तो राधे जी कुछ ज्यादा ही दुखी हो गए थे। फिर थोड़ी देर में बोले, गोमती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। गोमती जी ने देखा कि उनके पति का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था और उन्हें घबराहट हो रही थी। देखते ही देखते उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तुरंत गोमती जी ने अपने पोते को फोन लगाया। उसका पोता नीरज फोन पर खबर सुनते ही तुरंत आ गया और उन्हें अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ चुका था। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। यह सब देखकर गोमती जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। उधर नीरज के दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अपने दादाजी की मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं को मान रहा था, लेकिन अब अपनी दादी माँ को अकेला छोड़ना उसे ठीक नहीं लग रहा था और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी कोमल को दादी माँ का खूब ख्याल रखने को कहा। समय की नाजुकता को देखते हुए कोमल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दिन यूं ही बीतते गए। अब गोमती जी कुछ बीमार रहने लगी थी। उनके घुटनों में भी दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। नीरज उनका अच्छा डॉक्टरी इलाज करवा रहा था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब उसकी दादी माँ उसके साथ बड़े आराम से रह रही है और उसकी पत्नी कोमल को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि वह तो बड़ा खुश था कि वह उसकी दादी माँ की सेवा करती है। एक दिन नीरज दुकान के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया था। उसने देखा कि जब वह अपना मोबाइल भूल गया है, इसलिए थोड़ी देर बाद वह अपना मोबाइल लेने के लिए घर पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही घर लौटा और दरवाज़ा खोलने लगा तो उसके कानों में एक आवाज़ आई। ये आवाज़ उसकी पत्नी कोमल की थी। जो बातें कोमल ने बोली उन्हें सुनकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी दादी माँ के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार कर रही है, नीरज को तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी दादी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि मैं भी काम में कितना व्यस्त हो गया कि दादी माँ के पास बैठने के लिए भी समय तक नहीं निकाल पाता। जब से दादाजी का देहांत हुआ है, दादी कितनी अकेली हो चुकी हैं और मैं अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि दादी का दर्द भी न जान पाया।
वह मन ही मन अपने आप से सवाल पूछने लगा, आज तो बातें मैंने सुनी हैं, क्या यह सब बातें मेरी दादी माँ हर रोज सुनती है क्या? इस घर में रहते हुए मेरी दादी माँ को 2 टाइम का खाना भी सुकून से नहीं मिल पाता है। लानत है मुझ पर। नीरज का खून खौलने लगा और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उधर गोमती जी अपनी बीमारी के बावजूद भी लगातार काम करती जा रही थी। उनकी आंखें आंसू से भरी थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि नीरज बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही नीरज अपनी दादी के पास आया, गोमती जी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगी। तभी नीरज बोला, दादी माँ, मुझे तो लगता है कि आप यहाँ पर बहुत खुश हैं, बड़े आराम से हैं, लेकिन क्या बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गोमती जी ने कहा, कितना झूठ बोलेंगी दादी माँ आप अपने पोते से। आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोमल आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं था, जो मुझे अपने दुख दर्द और परेशानी में भी शामिल नहीं कर सकी। नीरज ने कहा और अपनी दादी माँ का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया और फिर बोला, दादी माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आपने झूठ बोला तो मुझे सच सच बताइए कि मेरी गैर मौजूदगी में कोमल आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तभी गोमती जी के दिमाग में यह सारी बातें घूम रही थी कि किस तरह कोमल नीरज के होने पर अपनी दादी सास का ख्याल रखने का दिखावा करती थी, लेकिन उनके जाते ही वह घर की नौकरानी बना देती थी। अगर गोमती जी बहू से कुछ पूछती तो पलटकर जवाब देती कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। कहीं जाने से पहले उन्हें बताकर जाना भी जरूरी नहीं समझती थी। यदि किसी दिन नीरज अपनी दादी माँ की मनपसंद कोई चीज लाकर उन्हें दे देता था, तो इस बात पर भी उसके जाने के बाद घर में झगड़ा कर देती। इसी बात से डरकर गोमती जी हमेशा अपने पोते से कहती कि बेटा मेरे लिए कुछ मत लाया कर। गोमती जी के मना करने के बाद भी नीरज नहीं माना। दादी के कमरे में टीवी लगा दिया ताकि खाली समय में दादी अपना दिल बहला सके। एक दिन दादी जी का मन हुआ कि थोड़ी देर के लिए टीवी पर भागवत कथा का आनंद ले, लेकिन जैसे ही कोमल ने देखा, उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई और गुस्से से उनसे गोमती जी के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर दिया और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तू तो टीवी चलाकर देखने लगी। तेरे कमरे में पंखा भी चल रहा है, इस सब का बिल कौन भरेगा, तू या तुम्हारा मरा हुआ पति। कोमल अब अपने बच्चों को भी इसी तरह की बातें सिखाने लगी थी। गोमती जी को यहाँ रहते काफी समय हो चुका था, इसलिए आस पड़ोस की कुछ महिलाएं सहेलियां बन गई थी। लेकिन जब भी उसकी कोई सहेली उनसे घर पर मिलने आती थी, तो बच्चे वहीं बैठकर अपनी दादी की कही गई हर बात को बड़े ध्यान से सुनते रहते थे कि वह अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं, और उनके बाद जाकर अपनी माँ को हर एक बात सुनाते थे। जब भी कोमल अपने बच्चों से कुछ खाने का सामान मंगवाती थी, तो बच्चे चीज उनसे छुपा कर लाते और जब गोमती जी सोने चली जाती तब खाते। एक दो बार गोमती जी ने उनसे पूछा भी, बेटा क्या लेकर जा रही हो? तो बच्चे बोलते, कुछ नहीं दादी माँ, मम्मी ने साबुन मंगवाया है, वही लेकर जा रहे हैं। गोमती जी सब कुछ समझती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। परंतु बच्चों को गलत बात सिखाना उन्हें सही नहीं लगता। तो एक बार उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि बहू, बच्चों को यह गलत बातें मत सिखाया करो। अगर तुम लोग मेरे सामने भी कुछ खाओगे तो मैं तुमसे छीनकर खा नहीं लूंगी। लेकिन बहू को तो उनकी हर बात खराब लगने लगी थी। तभी कोमल कमरे में आकर बोली, बुढ़िया, इस उम्र में इतना चटोरापन आपके लिए ठीक नहीं। कुछ उल्टा सीधा खाओगी तो बीमार हो जाओगी, और वैसे भी बच्चों को क्या मालूम इन सब बातों का। आप तो बिना मतलब ही बच्चों पर इल्जाम लगा रही हैं। अक्सर नीरज के काम पर जाने के बाद कोमल अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करने चली जाती थी और सारा काम गोमती जी पर छोड़ जाती, और यदि वह कुछ बोलती तो उल्टा उन्हें 4 बातें सुना दिया करती थी। ये सारी बातें गोमती जी ने आज तक अपने पोते से नहीं कही थी, लेकिन आज जब नीरज ने उन्हें अपनी कसम दी तो वह खुद को रोक नहीं पाई
और सब कुछ अपनी पोती को बता दिया। तभी कमरे में कोमल के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, खाना बना या नहीं, या फिर से अपनी कमर दर्द का बहाना लेकर लेट गई है। ऐसा कहते हुए कोमल चिल्लाते हुए रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति नीरज को देखते ही उसके होश उड़ गए। इस तरह का व्यवहार देखकर नीरज का खून खौल उठा और उसने चीख कर एक तमाचा अपनी पत्नी के मुंह पर मार दिया। कोमल तुरंत चक्कर खाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी फिर थोड़ा संभल कर कोमल बोली, आप कब आए? मैं उस समय आ गया था जब तुम बेशर्मों की तरह बात करते हुए मेरी दादी माँ पर रौब झाड़ रही थी। मेरी दादी माँ के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आखिर और कितना नीचे गिरोगी तुम क्या जानो मेरी इस दादी के मुझ पर कितने एहसान हैं। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और तब से लेकर आज तक मेरे दादा और दादी जी ने मिलकर ही मेरी देखभाल की है, पाल पोस कर बड़ा किया है और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। लेकिन तुमने मेरे उन्हीं दादा दादी के साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया? मुझे उनसे दूर किया। मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। लेकिन बस अब और नहीं। अपनी दादी की सेवा करने के लिए उनका पोता अभी जिंदा है। मेरे रहते मैं उन पर दुख की छाया नहीं पड़ने देना चाहता। नीरज की ये बातें सुनकर कोमल का सर शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था और अपनी दादी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। गोमती जी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कोमल के माफी मांगने के बाद भी नीरज उसे माफ नहीं कर पाया और आज करीब 15 साल के बाद वही कोमल अपने इस मकान के एक कमरे में अकेले पड़ी थी और उसका वही बेटा उसने दादी से चीज छुपाकर लाने की गलत बात सिखाई थी। उसी बात पर वह आज भी चल रहा था और अपनी पत्नी के लिए सभी चीजें अपनी माँ से छुपाकर लाता, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि उसने सिखाया था कि जब दादी के कमरे का दरवाजा खुला हो तो सामने से मत लाना, और अगर वह सामने भी आ जाए तो सामान को पीछे छुपाकर लाना है। आज गोमती जी तो ये सब याद दिलाने के लिए उनके साथ नहीं थी। उसने बीते हुए कल में क्या क्या गलतियां की थी, लेकिन उसका परपोता अपनी माँ को उसके किए गए कर्म बार बार याद दिलाता रहता था। क्या इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी इच्छाएं और उसकी भूख क्या खत्म हो जाती है? नहीं ना। लेकिन बेटे और बहू को यह बात समझ में नहीं आती कि कल को उन्हें भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही आगे फल मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।